आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 14 मार्च को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर है, ओके, वार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो हम इसकी लगातार अब तैयारी करेंगे, ओके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, साथ ही उत्तर के साथ समझाऊंगा भी। वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, ये आपका पार्ट 1 है। क्रम से लगातार वीडियो आएंगे। पहले हम 2 अंकीय पूरा करेंगे, ओके, 3 अंकीय, फिर 4 अंकीय। वस्तुनिष्ठ भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे, ओके। तो वस्तुनिष्ठ की कंप्लीट प्रैक्टिस अभी कराऊंगा, ओके। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं आप तो अलग से मैं बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्लास 11th फिजिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करिएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो आपकी 11वीं में 95% बन जाती है, ओके। तो इस प्रकार से आपको लगातार मेहनत करेंगे तभी आपको क्या है 11वीं अगर आपने अच्छी परसेंट बनाना चाहते हैं तभी आपकी बन पाएंगे, ओके। और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार कराऊंगा, समझा दूंगा जो जिस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, तो अपने हर प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गारंटी के साथ दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। तो 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है भौतिक राशियां क्या है, ओके। भौतिक राशियां क्या है? तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है लंबाई, क्षेत्रफल, घनत्व इत्यादि। बिल्कुल आसान है, आपसे क्या एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, ओके, वे कहलाती हैं आपकी भौतिक राशि, ओके। लंबाई भी हम मापन के लिए, क्षेत्रफल भी, घनत्व, इन सबका मापन के लिए उपयोग करते हैं, ओके। तो जिन राशियों का उपयोग हम मापन के लिए करते हैं भौतिक राशियां कहलाती है, ओके। सिंपल है, ओके। बहुत सारे तो आपको आंसर आसान होंगे, वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार करते जाइएगा, ओके। या वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और याद करते जाइए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब पिछले साल के पेपर में आ चुका है कई बार क्वेश्चन, ओके। तो मूल राशियां और मतलब मूल मात्रक और क्या है व्युत्पन्न मात्रक में आपको अंतर बताना है। दोनों अंतर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मूल राशियां या मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रकों का मूल मात्रक कहते हैं, ओके। जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सिंपल है। जैसे ये मूल मात्रक है, ये मात्रक एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ये मात्रक वो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, ओके। मतलब मूल मात्रक क्या है वो पहले अपने से स्वतंत्र रहते हैं, ओके। जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रक से बने हुए हैं, ओके। तो इसलिए क्या है ये जो मूल व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, ओके। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक बिंदीय गति क्या है? उदाहरण दीजिए। एक बिंदीय क्या है? गति पूछा जा रहा है। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो इस गति को क्या है एक बिंदीय गति कहते हैं, और कोई वस्तु बिल्कुल सीधी चल गति कर रही है तो आपकी एक बिंदीय गति कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण भी दिया हुआ है, ओके। उदाहरण के साथ इसे समझते जाइएगा और याद करते जाइएगा। तो सीधी पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी समतल सड़क पर जाते हुए मनुष्य की गति, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति। तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो क्या है आपके सीधी पटरी पर रेलगाड़ी चल रही, वो आपका एक बिंदीय की गति का उदाहरण है, ओके। समतल सड़क पर व्यक्ति चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही, तो वो भी आपका क्या है आपकी एक बिंदीय गति का उदाहरण है, ओके। और गुरुत्व के अधीन कोई अगर स्वतंत्र पूर्वक कोई वस्तु गिर रही वह भी आपकी क्या है एक बिंदीय है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह भी प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। एकांक सदिश किसे कहते हैं? वेक्टर आई। आपके यहाँ वेक्टर लगा लीजिए, वेक्टर आई। यहाँ दोस्तों आपको वेक्टर लगा लीजिए, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के, ओके। तो वेक्टर आई और वेक्टर जे वेक्टर के क्या है, ओके। तो वह सदिश जिसका परिणाम एकांक होता है एकांक सदिश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, ओके। एकांक सदिश कहलाता है जिसका सदिश एकांक हो, एकांक सदिश, ओके। नाम ही में सब आपको परिभाषा बना सकते हैं। ऐसा सदिश जिसका क्या है मतलब ऐसा वह सदिश जिसका परिणाम क्या है एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। यहाँ आपका वेक्टर आई और वेक्टर जे और वेक्टर के क्या है एकांक सदिश को हम क्या है क्रमशः एक्स दिशा, वाई दिशा यानी उत्तर में, जेड दिशा यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से प्रदर्शित करते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, और ये आपका पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर जे वेक्टर के क्या है, तो आपके एकांक सदिश से आपको लिख देना है। नेक्स्ट हमारा यदि एक दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाए तो घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, ये क्यों हो जाता है, ओके। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर अक्सर आता है। जैसे क्या है एक कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा अचानक से रुक जाए तो जो उसमें घोड़ा में बैठे हुए सवारी कर रहा है वो अचानक से गिर जाएगा। ऐसी बस चल रही है, बस में आप बैठे हुए हैं, बस का ब्रेक अचानक से लग जाता है तो जो यात्री है वो आगे की ओर आ जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर बनता है। रीजन क्या है, ओके। तो एक ही रीजन से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो बन जाएगा कि दौड़ते हुए घोड़े, यहाँ पर घोड़ा हो जाएगा, ओके। दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुक जाने के कारण घुड़सवार के शरीर के पीछे का भाग विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि जड़त्व
यहाँ आपका जड़त्व हो जाएगा। जड़त्व के कारण घुड़सवार के शरीर के ऊपर का भाग गंतव्य अवस्था में होता है, मतलब गति की अवस्था में होता है, जैसे घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। यही सही सेम रीजन अगर आपसे पूछा जाता है कि बस चल रही है, बस में जब बस अचानक से रुक जाती है तो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते होंगे, तो ये ऐसा क्यों होता है, तो वही इसमें आपको बता देना होगा कि किस प्रकार से आपको है। तो वही रीजन है कि इसमें क्या होता है, जैसे घुड़सवार में बताया गया है कि जो घुड़सवार के जो शरीर होता है वो पीछे की ओर क्या है, विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि जड़त्व के कारण क्या है, घुड़सवार का शरीर के ऊपर की भाग है जो गंतव्य अवस्था में होता है, गति की अवस्था में होता है, जिसके कारण घुड़सवार का आगे की ओर हो जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको बता देना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो एक न्यूटन बल को आपसे पूछा जा रहा है परिभाषा, तो एक न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट हमारा 1 जूल को परिभाषित कीजिए, इसे देख लेते हैं। तो 1 जूल क्या है, 1 जूल को आपको परिभाषा देनी है। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा की वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो किया गया कार्य क्या है, 1 जूल होता है। यदि हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं और उसकी जो बल की दिशा में क्या है, अगर विस्थापन 1 मीटर हो जाए तो आपका क्या है, 1 जूल कहलाएगा। सिंपल है। आगे देख लेते हैं, असंरक्षी बल किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाता है। जैसे क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल आपसे ऑब्जेक्ट ही पूछा जा सकता है कि घर्षण बल किस प्रकार का बल है, तो आपका असंरक्षी बल है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, क्यों? तो देख लेते हैं, रेगिस्तान की रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा उत्सर्जक होती है, अतः दिन में क्या है, रेत सूर्य की ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित करके क्या है, बहुत गर्म हो जाती है, और रात में रेत अपनी ऊष्मा का अधिकांश भाग उत्सर्जित करके शीघ्र ठंडी हो जाती है। इसलिए क्या है, रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत ठंडी होती है। मतलब जो रेत होती है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी है और अच्छा उत्सर्जित भी है। दिन में क्या होता है, जब अच्छी ऊर्जा मिलती है सूर्य की तो ग्रहण करके क्या है करता है, जिससे क्या है बहुत गर्मी होती है। और जब पर क्या है, रात होती है तो रात में क्या है, एक अचानक से पूरा उत्सर्जन कर देता है ऊष्मा का, तो इससे क्या ठंडी हो जाती है। तो ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ऊष्मा गतिकी का सुनवान नियम आपसे पूछा जा रहा है। तो ऊष्मा गति का सुनवान नियम क्या है, तो आपको पहले हेडिंग डाल लेनी है, ऊष्मा गति का सुनवान नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तो एक दूसरे के साथ भी क्या तापीय साम्य होंगे। ये आपका होता है ऊष्मा का सुनवान नियम। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदर्श गैस के नियम लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आदर्श गैस के नियम क्या है, वाल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, आपका अवोगाद्रो का नियम, ये डाल्टन का आपका आंशिक दाब नियम, ये सब क्या है आपके आदर्श नियम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अवोगाद्रो का नियम क्या है, तो अवोगाद्रो का नियम देख लेते हैं। इस नियम अनुसार समान दाब तथा समान ताप पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या समान होती है। सिंपल है, समान दाब हो समान ताप हो तब क्या है, सभी गैसों के जो आयतन है अणुओं की संख्या क्या है समान होगी। ये होगा आपका अवोगाद्रो का नियम, जो कि बिल्कुल जितना आपको पेपर में आंसर लिखना हो तो इस हिसाब से मैंने बिल्कुल आपको परफेक्ट आंसर दिया है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तो दोस्तों आपने अपने फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन किया है, क्लास 11 के फिजिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में दोस्तों आपको क्या है, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, विद सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब आपकी क्या है, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फिजिक्स के दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। फीस दोस्तों 199 रुपए है, 50% ऑफ चला, तो केवल 99 रुपए में आपको क्या है पूरा फिजिक्स का कोर्स आपको दिया जा रहा है। मतलब कॉपी की कीमत के बराबर में पूरा आपको फिजिक्स कोर्स दे रहा हूँ, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं कम समय में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई लोलक के केंद्र पर क्यों मापते हैं। तो सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता है, जिससे कि लोलक के दोलनों के आवर्तकाल का सही मान ज्ञात किया जा सके। इसलिए सरल लोलक को प्रभावी लंबाई क्या है, लोलक के केंद्र पर केंद्र तक नापते हुए ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत कब लागू नहीं होता है। तो पहले आपको तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवीसी पेपर में आ चुका है। तो तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिशों के योग के बराबर होता है। ये आपका कहलाता है तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। क्या है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें से चल रही हैं और जब जाकर क्या किसी एक ही बिंदु पर मिल जाती है, तो उस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर क्या है परिणामी जो विस्थापन होता है उन तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन के सदिश के योग के बराबर होते हैं, वो आपका कहलाता है तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। और यह सिद्धांत कब लागू नहीं होता, तो यह सिद्धांत बहुत बड़े आयाम की तरंगों पर लागू नहीं होता, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। नाम ये व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए? जो मूल मात्रक से उत्पन्न हुए व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अब जो उत्पन्न हुआ कहाँ से उत्पन्न हुआ? जब हम लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, जब करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। अतः क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक आपका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं, ये आपका इसमें क्षेत्र का मूल मात्रक, जबकि ये सब मिलकर बनी है, ये आपका क्या है? जिसमें मात्रा का इसमें मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर क्या कहलाएगा? आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा विमीय सूत्र किसे कहते हैं? तो वह व्यंजक या सूत्र जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं, उस भौतिक राशि के क्या विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? आपका ये होता है। बल का विमीय सूत्र ये दिया हुआ है इस प्रकार से। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेग की परिभाषा दीजिए तथा एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। तो वेग की आपको परिभाषा देनी है, तो पहले आपको हेडिंग डाल देनी है वेग की परिभाषा। ओके, तो गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या वेग कहलाती है? वेग कहलाती है। गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? वेग कहलाती है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। एसआई मात्रक दोस्तों सबके जरूर याद करते जाइएगा। दोस्तों आपको क्या सबके विमीय सूत्र जितने भी बल का विमीय सूत्र, आपका वेग का विमीय सूत्र, ओके, वेग का आपका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, ये जरूर याद करते जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अक्सर बनता है। मैं आपको आगे ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा स्थिति सदिश को समझाइए। स्थिति सदिश को आपसे पूछे जा रहा है, स्थिति सदिश क्या है? वह सदिश जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी कण वस्तु की स्थिति को बताता है, इसी सापेक्ष कहलाता है। क्या बताया है? जो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को बताए, किसी कण की स्थिति को बताए, किसी क्षण की स्थिति को बताओगे, सॉरी क्षण की स्थिति को बताए, वो आपका कहलाए आपका स्थिति सदिश कहलाएगा। उदाहरण के लिए आपको ये पूरा समझाया गया है। ओके, तो ये आपको उदाहरण के माध्यम से इसमें समझाया गया। ओके, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो किसी क्षण की जो स्थिति बताए स्थिति सदिश आपका कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम का पहले आपको हेडिंग डालनी है। जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह क्या स्थिर ही रहेगी, और जो गतिशील अवस्था में है वह उसी वेग से क्या है? उसी दिशा में गतिशील रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया। ये आपका कहलाता है जड़त्व का नियम। ओके, और कोई वस्तु है स्थिर है, भैया स्थिर रहेगी। कोई वस्तु गतिशील है किसी वेग से, तो उसी वेग से क्या है? गतिशील रहेगी। ये आपका जड़त्व का नियम है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अचानक बस चल देने पर बस के बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? वो वही रीजन है जो भी मैंने घुड़सवार वाला आपको समझाया, तो वैसी वाला बस वाला से बताया था, तो वही आपका दिया हुआ है। जब बस अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री के शरीर का निचला जो हिस्सा होता है, हिस्सा भी क्या है? चल पड़ता है, किंतु शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण क्या है? विराम अवस्था में अपनी जगह पर ही रहता है। इसी कारण बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। वही रीजन है, जड़त्व का नियम पूरा इसमें लग रहा है, वही घुड़सवार वाले में था कि ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन बताए 2 नंबर वाले। आगे और भी पार्ट आएंगे तो क्रम से हम तैयारी करते जाएंगे। दोस्तों वीडियो को देखते जाइए, जितने क्वेश्चन बताऊं उन्हें आपको सबसे पहले तैयार करना है। समय रहता है आपको और लगता है कि मैं और मेहनत करनी चाहिए, तो आप जरूर तैयार करिए, लेकिन आप जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना तैयार कर लिए तो समझ लीजिए आप क्या है तबाही मचा देंगे आप पेपर में, भौतिक शास्त्र की। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। और साथ ही आपको क्या है, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।